नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लेन देन के विवाद में एक युवक ने दोस्त को ही मार दी गोली, हालत गंभीर, छानबीन में जुटी पुलिस। साहेबगंज के एक गांव में पुलिस टीम पर हमला, गांव के एक युवक की गुजरात में हो गई मौत, भड़क गए परिजन, ठेकेदार पर लगाया है हत्या का आरोप। और अपराध की योजना बनाते पकड़े गए 3 बदमाश, हथियार लेकर भाग निकला एक साथी, काफी संख्या में कारतूस बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिना नंबर प्लेट के बाइक से वारदात को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधियों को पुलिस ने दर्जनों कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर इलाके का है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सब इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी के नेतृत्व में डायल 112 की टीम बताए गए स्थान की घेराबंदी कर 3 अपराधियों को दबोच लिया। इस दौरान एक अपराधी हथियार के साथ भागने में कामयाब रहा। मनियारी थाना प्रभारी उमाकांत सिंह ने बताया कि पुरुषोत्तम गांव के पास कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। सूचना मिलते पुलिस वहां पहुंच गई और बिना नंबर प्लेट के बाइक और दर्जनों कारतूस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि फरार अपराधी की पहचान हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। सूचना मिली, गुप्त सूचना बड़े पदाधिकारी का है कि कोई अपराधी वहाँ पर घूम रहा पुरुषोत्तमपुर इलाका में। अच्छा। और तो हमारे टीम गया वहाँ पर, पता चला कि 6 अपराधी वहाँ पर, तो उसमें 3 अपराधी पकड़ाया है। अच्छा। जिसका नाम रोशन कुमार है, एक आशीष कुमार है, अंशु कुमार है, एक मोटरसाइकिल पकड़ाया है और 3 अपराधी उसमें से भाग चुका है मोटरसाइकिल से और उसमें 14 कारतूस मिला है और आगे मैंने फिर टीम छापेमारी किया जा रहा है। उनके तीनों जो फरार अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हाँ। अच्छा, गिरफ्तार जो 3 अपराधी है वो पुरुषोत्तमपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ, तीनों पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को एक चीनी नागरिक ली जियाकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई कागजात नहीं थे। पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने जेल में आत्महत्या की कोशिश की। उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दाखिल किया है। अधिवक्ता ने बताया कि चीनी नागरिक के मामले में पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन नहीं किया गया। उसे चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध नहीं कराए गए। अधिवक्ता ने कहा कि उसके परिजनों के पास उसका डेड बॉडी पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग से इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। हाँ, वो चीन देश के नागरिक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था 5/6/2024 को मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा। उस पर आरोप यह था कि उसके पास में भारत में प्रवेश संबंधी कोई वैध कागजात नहीं थे, लेकिन और उसके साथ में जो पूछताछ की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें द्विभाषीय का इस्तेमाल वगैरह नहीं किया गया। ये सब नेग्लिजेंसी हमने बाद में देखा है। जब उसकी मौत हो गई है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जब जानकारी मिला है कि वह व्यक्ति सुसाइड वगैरह कर लिया, उसकी इलाज हुई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमने जब पूरे मामले का अध्ययन किया तो हमको यह अध्ययनोपरांत हम इसमें पाए हैं
कि इसकी गिरफ्तारी से लेकर के जेल भेजने तक की प्रक्रिया में इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है मानवाधिकार का, वह मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून का इसमें काफ़ी जो है सो उल्लंघन किया गया है पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा। पहला लूप होल्ड तो यह है कि गूगल ट्रांसलेशन से उसको ट्रांसलेट करके उसको चाइनीज़ भाषा में उससे पूछताछ किया गया और तब उसकी गिरफ्तारी के कारण बताया गया। ऐसी बातें FIR में लिखा हुआ है। यह जबकि कानून कहता है कि उसको द्विभाषीय का इमीडिएट उसकी व्यवस्था कराइए और उससे पूछताछ करिए। जेल में जब इसको भेजा गया, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, इसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की ज़रूरत थी, इसको सही जानकारी की ज़रूरत थी, इसको नहीं दिया गया, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चला गया होगा। ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। डिप्रेशन में जा कर के उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर वह एक जासूस अगर था तो भारत सरकार को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई, और भारत सरकार को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई, इसका सबसे बड़ा का कारण यहाँ का जो सरकारी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वह इसके लिए लायबल है। क्योंकि इन लोगों को सेफ करके रखना था उस व्यक्ति को। अगर कोई, हम लोगों ने बहुत जगह सुना कि नहीं वो एक जासूस था, अगर जासूस भी था तो एक तो वह इंसान था। अगर वह चीन देश में अगर उसको खतरा भी था तो आखिर वह कौन था, उसको क्यों खतरा था? इस सारे रहस्य जो है, इस सारी बातें उसी की मौत के साथ में ख़त्म हो गया। और इसकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ की सरकारी व्यवस्था है, यहाँ के पुलिस प्रशासन है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग अलग पिटीशन दिया है और हमने इसमें जुडिशियरी इंक्वायरी की डिमांड किया है। और आज हम लोग समाचार पत्र भी हम लोगों ने पढ़ा है तो देखा है कि उसमें जुडिशियरी इंक्वायरी हो भी रही है। लेकिन हम लोग आयोग के स्तर से भी रिटायर्ड जज के निगरानी में हमने इसकी जांच का मांग किया है। यदि आपके बच्चे भी नहर या पोखर में नहाने जाते हैं तो सावधान कर दें, वरना कभी भी जान जा सकती है। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर के साहिबगंज क्षेत्र के लखना गांव से सामने आया, जहां तिरहुत नहर में अपने साथियों के साथ नहाने गए मोतीपुर के बांसघाट निवासी अश्वनी कुमार सिंह के 18 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया। उसके साथी उसे बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। घटना की जानकारी होते इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर साहिबगंज थाना और राजेपुर OP पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की। काफी खोजबीन के बाद बुधवार को युवक का शव मिला, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में एक ही बेटे होने के कारण घटना में परिवार के लोग काफी सदमे में है। मृतक अंकित स्नातक में नामांकन कराने वाला था। अपंग है, प्रशासन अपंग है, अंचल का अधिकारी अपंग है। वो क्या जानता है कि किसी का बेटा का मौत क्या होता है? वो नहीं जानेगा। जब अपने बेटा पे आएगा तब जानेगा, तब समझ में आएगा। अभी अगर दारू पकड़ा जाता पूरा प्रशासन आ गया, क्योंकि उसमें मान लेता वो पैसा। यहाँ कोई डूब गया किसी का बेटा, वहाँ कोई प्रशासन सब अपंग है। फोने हो रहा है, अभी 12 बजे फोन किया गया, 4 बज गया, 4 घंटा कोई कार्रवाई नहीं। मुजफ्फरपुर से कोई टीम अभी तक नहीं आई यहाँ। अंचलाधिकारी को चाहिए ना, उनको मैडम जी को 3 घंटा चाहिए। 15 किलोमीटर के 3 घंटा, तो वो सब पहले तो 6 घंटा हो गया। फिर 6 घंटा वही चल। अब तो लिपस्टिक लगाइए तब तो चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल है, बेटा मर गया, डूब गया, इनको फिक्र नहीं है। उनके लिए तो मेले हो गया। मुजफ्फरपुर किडनी कांड में पीड़िता को अब जल्द ही न्याय मिलने वाला है। बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में 3 सितंबर 2022 को पीड़िता के गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सकरा थाना के बाजी राउत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकाल ली गई। इस मामले में जेल में बंद नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पवन कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया है। विशेष लोक अभियोजक जय मंगल प्रसाद ने बताया कि 13 जून को विशेष कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी, जो टल गई है। अब सुनवाई 18 जून को होगी। अगर न्यायालय 18 जून को बकरीद पर्व के कारण बंद रहता है तो सुनवाई 19 जून को होगी। इसके बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। इस मामले के मुख्य आरोपित डॉक्टर RK सिंह अब तक फरार है। विशेष कोर्ट ने उसके मामले को अलग कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों किडनी निकालने के बाद 5 सितंबर को सुनीता की तबीयत खराब होने पर उसे SKMCH लाया गया। 7 सितंबर 2022 को जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई है। सुनीता किडनी कांड में
मुदाला डॉक्टर पवन कुमार को दोषी सिद्ध किया गया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु आज विशेष न्यायालय में मुकदमा पड़ा था। आज तारीख था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश सुनवाई के बिंदु पर न्यायालय ने सुनवाई आज नहीं किया। उसके लिए अभियुक्त एवं अभियोजक पक्ष की तरफ से आवेदन पड़ा है। इसका एक तिथि सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिया जाए। न्यायालय श्री अजय कुमार मल्ल ने दोनों तरफ के आवेदन को स्वीकार किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक 18/6/24 को तारीख निर्धारित किया गया है। उस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई होगा। उस पर न्यायालय उसका फैसला सुनवाई कर देगी। फैसला हो जाएगा। इसलिए आज तारीख हो गया है 18/6/24 को सुनवाई होगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के अतिक्रमण पर भारी को हटाए जाने के बाद गुरुवार से एक बार फिर शहर के स्टेशन रोड में जाम की समस्या को देखते हुए मोती झील तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन रोड में अवैध रूप से लगे दुकानों के साथ सड़क पर लीची बेच रहे दुकानदारों को भी हटाया गया। अभियान शुरू होते तमाम दुकानदार अपने अपने सामान लेकर भागते नजर आए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के अधिकारी ने कहा कि बार बार रोड को अतिक्रमण किया जाता है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि दुकानदार बार बार यही काम करेंगे तो अधिक से अधिक पेनाल्टी की जाएगी। नहीं, अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्टेशन रोड क्षेत्र में है। तो अभी यहीं पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपना जो कुछ भी है इस तरीके से लगाए कि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। सदर अस्पताल और स्टेशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है ट्रैफिक के मामले में। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ट्रैफिक डीएसपी साहब से और एसपी साहब से कंट्रोल करके जिला के प्रशासन के सहयोग से इस पूरे स्ट्रेच को क्लियर करवाएंगे। यहाँ तो बराबर देखा जाता है कि एक बार हटा दिया जगह अतिक्रमण फिर लग जाती है। हाँ, ये इसका समाधान क्यों नहीं हो पाता? इसका समाधान का ये है कि ये अभी तुरंत हम लोग हटाए उसको और 2 मिनट के अंदर वो लगा लिए। या तो उनको डेली रिकरिंग इतना ज़्यादा पेनाल्टी करना होगा कि वो उनके बजट के बाहर चला जाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम महीने के 2000 या रोज़ के 200 रुपये या 500 रुपये का चालान कटवा लिए तो ये हमारा रसीद हो गया। तो वो चीज़ नहीं होने जा रहा है अभी। तो इसके लिए क्या समाधान किया? इसका समाधान है कि उनको तो पहले अभी हम इसी एक स्ट्रेच पे कुछ दिन काम करके और उनको सीधा बता देना है कि आप इस चीज़ को हटाइए। नहीं हटाते हैं तो उनको सामान जब्ती होगी और उनको उचित कार्रवाई होगा। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर हमारे पुलिस पदाधिकारी लोगों से भी इसमें मदद लिया जाएगा। ज़्यादातर किन दुकानदारों से अतिक्रमित रहता है सड़क? इसमें ज़्यादातर जो फुटपाथी दुकानदार हैं जो चाय समोसा और ये चीज़ें बेचते हैं स्टेशन के सामने, और ये सीजनल लीची और आम वाले दुकानदार हैं सब। इसी को अभी हटाया? हाँ, ये आधे सड़क छेंक लेते हैं। 60 फीट के सड़क को ये 30 फीट बना देते हैं। उसके बाद टेम्पू वाले रुकते हैं तो फिर ये 10 फीट की सड़क बच जाती है। क्या परिचय हुआ? नवनीत कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी मुजफ्फरपुर नगर निगम। यह हमारे साथ गौरव। एक और मुजफ्फरपुर गरीब स्थान मंदिर के पुजारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीएन हाई स्कूल मैदान को आयोजन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। कांवरिया पथ को सुगम और सुविधाजनक बनाने को लेकर गुरुवार को एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इधर मंदिर परिसर में जारी पुजारियों के आंदोलन को समाप्त कराए बगैर श्रावणी मेले की सफलता पर ग्रहण लगाने की संभावना जताई जाने लगी है। पुजारियों ने गरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मांग की जा रही है कि 2 पुजारी के मंदिर में प्रवेश के फरमान को वापस लेने के साथ पूजा शुल्क की वृद्धि को भी वापस ले लिया जाए। पुजारियों ने अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक का भी विरोध किया है। पुजारियों का कहना है कि आंदोलन कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। वहीं एसडीओ पूर्वी अमित कुमार का कहना है कि जल्द ही सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझा दिया जाएगा। आज मेरे द्वारा साथ में अंचल अधिकारी मुसर्री और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा श्रावणी मेला की तैयारियों को संबंधित निरीक्षण किया गया, जिसमें रामदयालु रेलवे गुमटी से लेकर के
हम लोग पूरे रूट को देखे, मंदिर तक आए और जहाँ जहाँ भी उन लोग को विश्राम स्थल बनाया जाना या फिर जैसे जैसे उन लोग को, ताकि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको देखते हुए निरीक्षण किया गया है। और जो भी समस्या पहले आई हो या फिर आ सकती है, उसको तैयारी करते हुए हम लोगों ने सारा वो बनाया है और उसका सही समय पे हम लोग उसको ठीक कराते हुए, ताकि किसी वक्त को कोई दिक्कत नहीं हो। श्रावणी मेला की प्रशासन तैयारी करे, मंदिर के महंत और पुजारी सरकार से अनशन पर हैं, आप उपाध्यक्ष हुई हैं, क्या पहल? नहीं, उनसे बात हुई है आज और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और जो भी उनके द्वारा बात कही गई है उसमें जो लिखा गया है, तो उस पर हम जो समिति के स्तर से होना है वो बात हम समिति तक पहुंचाएंगे और अगली बैठक जो होगी उसमें उस बात को रखा जाएगा। जो मेरे स्तर से होना है उस पर हम करेंगे और उनकी कुछ मांगे हैं जो किया जा सकता है। जैसे उनका था कि पैसा बर्बाद हो जाता है दान पेटी से, तो महीने में 2 बार दान पेटी खुलाया जाए, तो वो किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई को लेकर के था तो ठीक है, सुबह शाम दोनों कचरा गाड़ी जाएगा, साफ़ सफाई वहाँ होगी, ज़रूरी भी है। काफ़ी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं तो उनको परेशानी भी हो सकती है, तो बेहतर है कि साफ़ सफाई बढ़िया से रखा जा सके। प्रयास किया जाएगा समाप्त हो? हाँ, उस पर प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द समाप्त। मुख्य कार्यक्रम स्कूल में ही? हाँ, DN स्कूल में उद्घाटन किया जाएगा। 22 जुलाई को होना है ना, तो 21 को जुलाई को 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम DN स्कूल में किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह? हाँ। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन। अर्घा जो है पहले की पूर्ति, अर्घा को लेकर के भी बात हुई है, उस पर जिला पदाधिकारी महोदय से बात की जाएगी। अगर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो और सुरक्षा की दृष्टि से अगर संभव हो तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है सुरक्षा को देखना, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया जाए। भयंकर लू और बढ़ते टेम्परेचर के टॉर्चर से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में गर्मी के असर को नेचुरली रूप से कम करने में मदद करते हैं कुछ देसी ड्रिंक्स। ये गर्मी से राहत तो दिलाता ही है, शरीर में पानी की कमी को भी पूरा कर देता है। हम बात कर रहे हैं कच्चे आम से बनने वाले आम पन्ना की। इसे 2 तरीके से बनाया जाता है, कच्चे आम को आग में भूनकर और दूसरा उबालकर पुदीना, नींबू का रस, नमक और कुछ भुने मसाले डालकर बनाया गया ये देसी ड्रिंक्स शरीर में न केवल इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने में मदद करता है बल्कि डिहाइड्रेशन से भी बचाव करता है। सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में लिक्विड के संतुलन और मांसपेशियों के काम करने की क्षमता को सुचारू रखने के लिए जरूरी है। इसमें पेक्टिन नाम का सॉल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो पाचन को बेहतर करता है, कब्ज से राहत दिलाता है और बॉडी को नेचुरली रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। मुजफ्फरपुर के DM कार्यालय में पिछले 16 वर्षों से आम का पन्ना बेचने वाले संतोष ने बताया कि यह शरीर की गर्मी दूर करने के साथ ही पेट को आराम देती है। इसमें काफी प्रोबायोटिक्स होता है जो आंतों की सेहत सुधारते हैं, इससे पाचन बेहतर होता है और लू से भी बचाव करता है। लू लगने से बचता है, धूप में निकलते हो तो बचता है, धूप में निकलने से फिट आ जाता है, बेहोश हो जाता है आदमी, से बचावट मिलता है। बच्चा भी साथ में खाता है गर्मी में, उससे बर्फ खाने से, फ्रिज का पानी पीने से उससे बचावट मिलता है। न पीने आए हैं, क्या कुछ फायदे होते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं। लू से एक तो बचाता है, दूसरा नंबर पेट का उससे सफाई रहता है और आत्मा अंदर से फुर्ती आता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक ये तो करती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो आमतौर पे अभी कोल्ड ड्रिंक एक जहरीली हो गई है। जहरीली पानी जो होता है वो जहरीला हो गया। कोल्ड ड्रिंक सब पीता है, स्ट्रिंग में सब ये लोग बोलते हैं स्ट्रिंग में जहरीली सब उस सब में केमिकल लगाकर बनाकर केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। और ये नेचुरल हुआ, ये आम नेचुरल सामान आम से पका हुआ बनाया हुआ शुद्ध पानी है अपना, और उसमें मट्टा का पानी है और ये से बनाया जाता है। और इतने वर्षों से आम का पन्ना बेच रहे हैं, क्या फायदा है? इससे 15-16 साल से बेच रहे आम का पन्ना। आम का आग पका के बहुत फायदेमंद चीज़ है, गर्मी के लिए, पेट के लिए फायदा है, लू से भी बचने के बहुत फायदा है। कैसे बनाते हैं? आग में पका के बनाते हैं,
देखिए सर, आग पर पका रहा है, इसको में घोड़ेंगे, देखिए डाल दिए पका हुआ, डाल दिए, इसको यहाँ से मत लेंगे। मलने के बाद क्या क्या डालते हैं? जीरा, काला नमक, पुदीना, जंजीरा। आग पर पका हुआ बहुत फायदेमंद चीज़ है। कितने साल से बना रहे? लमसम 14-15 साल से बना रहे हैं। दुकानदारी मेरा होगा 18 साल से। लिट्टी सतुआ का आगे आम का पन्ना बेच रहे हैं, हम भी पीते हैं सर, और गाँव भी आते हैं वो भी पीते हैं। मुजफ्फरपुर में एक युवक की उसके ही दोस्त ने पैसे के लेन देन में गोली मार दी। दरअसल सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के रहने वाले चंदन सहनी और उसके बगल के गांव के रहने वाले रोशन दोनों मिलकर ठेकेदारी का काम करते हैं। ठेकेदारी को लेकर दोनों में पैसों को लेन देन की विवाद हुआ। इसके बाद रोशन ने चंदन सहनी की बाइक से जाने के दौरान सरैया थाना क्षेत्र के सहीला पट्टी में गाड़ी रोककर उसके जांघ में गोली मार दी और बाइक लेकर फरार हो गया। चंदन को मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायल युवक के भाई ने बताया कि उनके भाई ने ही उन्हें कॉल करके बताया कि उन्हें गोली मार दी गई है और बाइक और पैसे छीनकर बदमाश फरार हो गया है। पूरे मामले पर सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि दोनों पहले साथ में ठेकेदारी का काम करते थे। दोनों में 1.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसे लेकर रोशन बार बार उसे गाड़ी छीन लेने की धमकी दिया करता था। इसी बात को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरा भतीजा चंदन सहनी था, वो ठेकेदारी का काम करता है, लेबर मिस्त्री का पैसा लेकर जा रहा था देने के लिए। तो वो रास्ते में सहीला पट्टी गाँव पड़ता है, उसी पुल के बगल में कम से कम 200-300 किलोमीटर पश्चिम हट के पुल से टर्निंग है, थोड़ा पक्का पड़ता है। उसी जगह दो बदमाश घेरा उसको और गोली मारा और बाइक लेकर छीन के बाइक लिया, पैसा छीना, चल लिया। और वहाँ से चंदन फोन किया अपने छोटे भाई के ऊपर कि द्वारा गोली लगाना। तो उसका भाई जो हमको फोन किया कि चाचा ऐसा बात है, चलिए। तो हम लोग गए वहाँ पे देखे बीच रोड पर कह रहा। कितना लगभग पैसा का अमाउंट किया? 40-50 हज़ार लगभग उसके पास पैसा तो हमेशा रखता है। दुश्मनी था, एक दो बार तो धमकी दिए हुए था। एक आदमी ऐसा भी है कि हम तुमको गोली मारेंगे, ऐसे करें उनसे करें। हाँ, लेकिन वो चंदन पता ना हुआ जरूर तेरे बताया। पूछना है थाना को दिया, थाना क्या? थाना को जैसे हम थाना को फोन में आके एम्बुलेंस कराइए, उन लोगों में लेट हुआ जाने में। हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर के हॉस्पिटल का लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते मिले हैं। थाना मौके पर नहीं पहुंची? ना पहुंचे हैं। हम लोग चल दिए हुए थे, तो मतलब रास्ते मिले हैं, बोले कि चली जाएगी लेकर सरैया। तो सरैया हम लोग दिखा है, दिखा कर बोले कि जाइए आप सदर में लग रहे, हम तो प्राइवेट में जान के यहाँ दिखा रहे हैं। गोली चलाई, हमारे पास कॉल आया, भैया बोल रहे थे, रो रहे थे, बल्कि गोली मार दिया। ये घटना अयोध्यापुर के समीप सहीला पट्टी में हुआ, जो कि कॉल के माध्यम से मुझे पता चला। जिसको गोली लगी हमारे बड़े भाई है, जिनका नाम चंदन सहनी है, पिता उपेंद्र सहनी, घर रेवा, थाना सरैया, जिले मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। गोली मारने के पीछे का कुछ कारण पता चला है? गोली मारने का कुछ कारण पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन दुश्मनी हो सकती है। लेकिन दुश्मनी एक बार कारण है, दुश्मनी हुआ था कि तुमको मरवा देंगे। एक बार धमकी मिला था कि तुमको मरवा देंगे, गोली से मरवा देंगे, जो घटना घटी। तो गोली चलाने वाला का पहचान हुआ है कि नहीं? गोली चलाने वाले कोई देखा नहीं, एक बच्चा देखा है, जिनको हम तो पहचानते नहीं है, लेकिन उससे पूछताछ किया जाए तो कुछ पता चल सकता है। अच्छा, इस दौरान कुछ छीन छान भी किया गया? जी सर, पैसा छीन छान हुआ है। 40-50 हज़ार रुपया हमेशा उनके पास में रहता है, जो कि भैया मेरे ठेकेदार है, जो कि लेबर ओबर मिस्त्री को देते हैं। वो तो वही पैसा देकर आ रहे थे सहीला पट्टी से, वही जो घटना को अंजाम दिया। जैसे आ रहे थे उधर से, आया, गोली मारा, सटाया, बाइक लेकर पैसा छीन कर फरार हो गया। अच्छा, पैसा और बाइक दोनों छीन? हाँ, बाइक और पैसा दोनों छीन लिए। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली है वहाँ? भैया खुद मेरे पास कॉल किए कि हाँ गोली लगी है, आ जाओ यहाँ पे। तो हम लोग पहुँचे, तो वहाँ से एम्बुलेंस करके वहाँ पे लेके आए। पुलिस की तरफ से क्या सहयोग? पुलिस की तरफ से, पुलिस को जब तक खबर दिए तब तक हम पर्सनली एम्बुलेंस बुला चुके थे, जो कि हम एम्बुलेंस से निकल ही रहे थे तो प्रशासन आया। और कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से कुछ मैंने कि जैसे जानकारी पहले नहीं दिए हुए, जानकारी देने से पहले हम एम्बुलेंस बुला लिए। उसके बाद में एम्बुलेंस में जैसे ही भर्ती किया, प्रशासन पूछा, प्रशासन बोले कि लेके जाइए, तो हम आ गए। करीब 2 बजे सरैया थाना अंतर्गत कैलापट्टी बांध पर अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम चंदन सहनी, जो रेवा माला टोली के रहने वाले हैं, उनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। उनको इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। वो अभी खतरे से बाहर हैं।
प्रथम दृष्टया जांच करने पर पता चला कि ये आपसी विवाद जिसमें लेन देन भी एक कारण है के लिए गोली मारी गई है। अपराधकर्मी की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नीरपुर निवासी एक युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने गांव में पहुंची साहेबगंज पुलिस की गाड़ी को घेरकर हंगामा करने के साथ गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी में बैठे थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने आक्रोशितों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। बाद में कई अन्य थाने की पुलिस के आने पर लोग थोड़ा शांत हुए। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन भी गांव में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। दरअसल नीरपुर के रहने वाले लगभग 30 वर्षीय ओम प्रकाश सहनी गुजरात के जामनगर में रहकर मजदूरी करता था। उसे गांव के ही एक ठेकेदार ने काम पर ले गए थे। वहां कुछ दिनों पहले संदिग्ध मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गुरुवार को शव पहुंचने से पहले जब पुलिस गांव में जानकारी लेने पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को घेरकर हंगामा शुरू कर दिया। गाड़ी में आग लगाने की भी बात करने लगे। इसकी जानकारी मिलते कई थाने की पुलिस गांव में पहुंच गई। इसके बाद लोग पीछे हटने लगे। वैसे देर शाम तक हंगामा होता रहा। मृतक के परिवार वाले गांव के ही ठेकेदार पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि मृतक अक्सर नशा करता था और वह घटना के दिन भी नशा कर छत पर सो गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। लोगों में चर्चा है कि मृतक के 2 और भाई की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में इसके बच्चों की परवरिश मौत हुआ पत्नी है आपकी जी, तो कैसे मौत हो गया? मौत हो गया कि 5 महीना से कमा के ओकरा लगल ये पैसा कमी नहीं, पैसा मांगलाई तो मार के 5 महीने से हिसाब नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था हिसाब? 5 महीने ठेकेदार राम परवेश सहनी। कहाँ के है ठेकेदार? नीरपुर के है। अच्छा, हिसाब नहीं कर रहा था। हाँ, घर आने के लिए हिसाब मांगा तो बोला कि घर आने के लिए हिसाब करने के लिए बोला तो रे साला तोहर लाश और तोहर पैसा एक ही बार पार्सल करेंगे। हाँ, और वहीं रहता था जो ठेकेदार के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, ठेकेदार यहाँ से साथ में ले गया है, वो अपने साथ में दरवाजा पर से ले गया है, गाड़ी लगा के ऑटो में बैठा के। जो बोल रहे हैं कि लाश जाएगा पैसा जाएगा एक साथ। वो 10 दिन पहले उसको मतलब हिसाब करने के लिए बोला, वो हिसाब नहीं किया। साला तुमको हम पैसा देंगे, साला हम तुमको पैसा देंगे, तो ये बोला कि हमको घर जाना है, हमको पैसा दीजिए, हम नहीं रहेंगे। इसकी सूचना आप लोगों को कैसे मिली कि उनका अथी हो गया? वो फोन करके हमारा देवर बोला अपने पत्नी को कि है ना सुने बड़े को बात कहिया तो हाँ कह कि एक नहीं हमरा के मारे ला प्लान बनावता तो ये कहलक से बोल ठीक है तो वहाँ काम न करू, रोरा पैसा लेके रोरा घर पर चल आऊ। दिन में बात भेलै आ बस ओकरा बाद से 2 बजे से 3 बजे तक बात भेलै आ ओकरा बाद से फोन उनकर धरौते हमनी परेशान हो गेली, लेकिन फोन रिसीव न भेलै। ओकरा बाद ओकरा कल हो गए 11 बजे फोन अलै। वो लड़का बड़ा लड़का के पास आया, उसके पास मोबाइल था कि तेरा पापा मर गया। ठेकेदार से कभी झगड़ा हुआ था इनको? तुम्हारा ठेकेदार से झगड़ा फेंक दिया, दुश्मनी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। अगर दुश्मनी रहता तो हम लोग यहाँ से जाने देते, उसके साथ नहीं जाने देते। दुश्मनी रहता तो जाने देते उसके साथ। लगाई थे इसका कोई फुआ का लड़का है, इसका उसका पत्नी का फुआ का लड़का है कोई। इनका मृत्यु होने का नाम क्या दिया? ओम प्रकाश सहनी, वो मेरा देवर है, हम उसका बड़े भाभी हैं। उम्र होगा 28 से 30 के बीच में होगा। घर नीरपुर। कौन पंचायत पड़ता? गौरे जी। तो कहाँ काम करते थे? गुजरात वापी में। गुजरात वापी में। कौन काम करते थे? सरिया का। सरिया का। हाँ। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड स्थित अंबेडकर बालिका आवासीय छात्रावास में 15 मई को महादलित छात्रा पूनम कुमारी की संदेहास्पद मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए भाकपा माले, छात्र संगठन आइसा और महिला संगठन एपुआ ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। धरना का नेतृत्व पश्चिम चंपारण के सिकटा से माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने किया।
छात्रा पूनम पश्चिम चंपारण के डुमरी गोवर्धना थाना के एक गांव की थी। माले विधायक ने कहा कि छात्रा पूनम की मौत को प्रशासन ने आत्महत्या बताया, जबकि उसके पिता लालजी मांझी ने साजिश के तहत बेटी की हत्या करवाने का बयान दिया है। धरना में छात्रा के माता पिता और गांव से आए दर्जनों परिजन भी शामिल थे। माले विधायक ने छात्रा की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग जिला प्रशासन से की। मौके पर खेग्रामस राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी, रसोईया संघ के जिला सचिव परशुराम पाठक, मुशहरी प्रखंड माले सचिव विमलेश मिश्र, माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, नगर सचिव सूरज कुमार सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर आवासीय जो अंबेडकर आवासीय विद्यालय है छात्राओं के लिए राजवाड़ा में, उसमें पूनम छात्रा की हत्या हुई है। उसके न्याय के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। भाकपा माले के लोग, आईपुआ के लोग, ऐसा के लोग, और इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस घटना को आत्महत्या में बदला जा रहा है। क्या कुछ हुआ था? बच्ची जो थी उसकी हत्या हुई है वहाँ पर छात्रावास में, लेकिन उसको पूरा प्रशासन जो है, जो जिला के कल्याण पदाधिकारी हैं, जो थानाध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग मिल करके और स्कूल प्रबंधन ये मिल करके उसको आत्महत्या साबित कर रहे हैं, जबकि वो हत्या है। एक तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये हम लोगों ने डीएम के समक्ष एक बात रखी है, मांग रखी है। दूसरी बात, एफआईआर जो उसका हुआ, वो एफआईआर 13 तारीख को थानाध्यक्ष ने जबकि सूचित किया था लड़की के पिता के पास कि आपकी लड़की की आपको हत्या हुई है, मौत हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 तारीख को उसका जो है पोस्टमार्टम कराया। 15 तारीख को एफआईआर किया, जबकि आनंद फानन में पोस्टमार्टम 13 को ही कराया गया और बिना गार्जियन की उपस्थिति के। तो ये तमाम चीज़ें जो है जांच पड़ताल का विषय है। दूसरा, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा कि लड़की की माँ उसको टॉर्चर करती है, सौतेली माँ है, जबकि उसकी माँ यहाँ आई हुई है और उसकी अपनी माँ है और उनके लालजी मांझी जो पिता हैं उनकी कोई शादी नहीं है। तो ये मनगढ़ंत स्टोरी क्यों बनाई गई? और ये कल्याण पदाधिकारी के हवाले से दैनिक भास्कर में एक खबर है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लड़की के लिखावट की बात आ रही है कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा था, तो उस नोट का भी लड़की के पिता कह रहे हैं कि उसका जो अक्षर का मिलान कराया जाए, वो उसकी लिखावट नहीं है। तो इन समग्र पहलुओं पर उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, ये मांग करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि नीतीश जो राज है भाजपा जदयू का, ये खास तौर पे महिलाओं, दलितों, छात्राओं पर उत्पीड़न के राज के रूप में रहा है। यहाँ देश का सबसे कुख्यात कांड बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें 25 से ज़्यादा लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार से लेकर के और हत्या तक की घटनाएं सामने आई थी। तो ये जो है डीका मांझी की भी हत्या, जो छात्रा थी कस्तूरबा विद्यालय में, उसकी भी हत्या की बात सामने आई थी और उसके साथ भी रेप की घटना हुई थी। तो इन तमाम घटनाओं का यहाँ सिलसिला है, इसकी एक समग्र रूप में जांच हो और इस घटना का केस के जो भी अभियुक्त हैं उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो, ये मांग कर रहे हैं हम लोग। और 25 लाख रुपया जो है कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार मुआवजा दे। पीड़ित परिवार जो पूनम छात्रा के परिवार है उसके परिजनों को, ये मांग करने के लिए हम लोग। सावन के महीने में रोड पर अर्घा नहीं लगाने, पूजा मुंडन और गाड़ी पूजा के बढ़े हुए शुल्क को कम करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना 9वें दिन गुरुवार को भी जारी रहा। पुजारियों के समर्थन में गौरक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव का आमरण अनशन भी दूसरे दिन जारी रहा। अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर के साथ पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनशनकारी की जांच की। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने धरना और अनशन में शामिल होकर समर्थन किया। हिंदू वाहिनी के केंद्र अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि गरीब स्थान मंदिर का प्रबंधन निरंकुश हो गया है, चाहे अध्यक्ष हो या सचिव या फिर उपाध्यक्ष। साथ ही में कोषाध्यक्ष भी निरंकुश होकर काम करते हैं और मंदिर में काला कानून लागू किया जाता है। प्रबंधन में
पदाधिकारी बदले जा सकते हैं, लेकिन सेवैत नहीं बदले जा सकते, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। अभिषेक पाठक पर जिस तरह से आरोप लगाया गया है वह मनगढ़ंत है। 90 किलोमीटर दूर से जल लेकर के आते हैं। गरीबनाथ मंदिर का प्रबंधन निरंकुश हो गया है, अत्याचारी हो गया है, लुटेरा हो गया है और दंभी हो गया है। इसकी अकड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सचिव हो या उपाध्यक्ष हो, विशेष रूप से ये तीनों और साथ में कोषाध्यक्ष भी ये निरंकुश होकर काम करते हैं और मंदिर में उस तरह से कानून लागू करते हैं जैसे काला कानून लागू किया जाता है। हमारे 2 पुजारियों को नहीं बल्कि सेवैत को भी टर्मिनेट किया गया है, उनके लिए आदेश निकाला गया है कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रबंधन में पदाधिकारी बदले जा सकते हैं, लेकिन सेवैत नहीं बदले जा सकते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के रूप में यहाँ रहे हैं। अभिषेक पाठक जी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही मनगढ़ंत है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी इस 11 सूत्री मांग को पूरा समर्थन देती है। प्रबंधन को कहना चाहते हैं कि होश में आ जाओ, जोश में अगर हम आ गए तो तुम्हारा होश भी बिगाड़ सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो 4 पद हैं, अभी तो 3 पद की बात चल रही है, अध्यक्ष यहाँ रहते नहीं हैं, उनके पास समय नहीं है। सचिव जब से मंदिर बना किसी न किसी पद पर बैठे हैं और लुटेरा आदमी है, और उपाध्यक्ष SDO उसको समझदारी ही नहीं है, और सबसे बड़ा चोरों का सरगना जो बैठा है कोषाध्यक्ष, उसको बदला जाए, क्योंकि पैसे का सारा हिसाब किताब गोलमाल वही करता है। इतना ही नहीं, अगर भक्तों का कुछ छूट जाता है, सोने का चांदी का एक लोटा किसी भक्त का छूट गया तो उसको भी लेके वो कोषाध्यक्ष चला गया। तो इन 4 पदों को बदला जाए। ये धार्मिक न्यास बोर्ड जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है उससे हम मांग करते हैं, और इस आंदोलन के समर्थन में जो कुछ भी आह्वान किया जाएगा वो हम करेंगे। बोलो हरा हरा महादेव। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के गोला बांध रोड में अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच की ओर से अमर शहीद लक्ष्मेश्वर साहू का 26वां शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने किया। संचालक सह संयोजक संजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष चंदा देवी, पैक्स अध्यक्ष संजय गुप्ता, अनुपम गुप्ता, प्रभात कुमार गुप्ता, बबलू आडवाणी, गौरी शंकर कानू, शिवनाथ कानू, राजकुमार गुप्ता, महेश प्रसाद गुप्ता, ललन कुमार शाह, लक्ष्मी शाह सहित काफ़ी संख्या में कामू समाज के लोग शामिल रहे। धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक अनिल गुप्ता ने किया। आज अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के तत्वाधान में अमर शहीद लक्ष्मेश्वर साहू जी का 26वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। लक्ष्मेश्वर साहू स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के रक्षा में अपना जीवन आहुति दिए थे। जब उन पर ब्रज बिहारी प्रसाद पर जब हत्या हुआ उस समय इनके बॉडीगार्ड थे, और उन्होंने अपने नौकरी और धर्म का पालन करते हुए ब्रज बिहारी प्रसाद के बचाने के क्रम में ये अपनी शहादत दिए थे। आज हम सब इनकी शहादत दिवस को मनाने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब लोग इकट्ठे हैं, और हम आशा करते हैं आगे कि इनको शहीद का दर्जा मिले। इन्होंने अपनी आहुति अपने नौकरी काल में ही अपने सर्विस में दी है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम ये ब्रज बिहारी प्रसाद के बॉडीगार्ड लक्ष्मेश्वर बाबू थे, जो कि उनके देहांत के बाद इनको भी मार दिया गया, उनके बॉडीगार्ड को। और आज 26वां उनका शहादत दिवस है जो हम लोग मना रहे हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि उनके इस शहादत दिवस पर लक्ष्मेश्वर साहू को शहीद के कुछ दर्जा दिया जाए, ताकि हम लोग कानू समाज के लोग भी मांग करते हैं उनके शहादत दिवस के दर्जा को। और इन्हीं बातों को मैं कहते हुए
आज हम लोग लक्ष्मेश्वर बाबू का जो है शहादत दिवस मना रहे हैं। ये पूर्व मंत्री बिहार सरकार के ब्रजबिहारी प्रसाद जी का रक्षा के रूप में लक्ष्मेश्वर बाबू थे। उनको मरणोपरांत तक ही अड़े हुए थे। उनके मरने के बाद जैसे ही अपना जीवन का जैसे आहुति किए थे। इसी पर मैं इनका श्रद्धा सुमन करता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।